ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स बता दो कि आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीडीबी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और फ्रेंड्स बता दो ये भी साथ में कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जाम के लिहाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपके स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो बता दो कि जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है ए, यानी एक सामाजिक गतिविधि है। तो फ्रेंड्स बता दो कि आपने वाइगोस्की का नाम सुना होगा और आपको इनके बारे में काफी कुछ पता होगा, फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि जो लेव वाइगोस्की थे ये रशिया के रहने वाले थे। ये एक ही रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या बताया था कि जो एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा समाज में रहकर चीज़ों को सीखता है। वो समाज में बहुत सारी चीज़ें, कोई मेल जोल जैसे हो गया, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, मित्र हो गया, समाज और संस्कृति में रहकर तमाम चीज़ों को सीखता है। और बता दूं कि इन्होंने खुद के बच्चों पे प्रयोग किया था, इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था। और इन्होंने साथ में वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अगर इंग्लिश में बोलें इसको तो वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी को दिया। और साथ में इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी बताए। कौन कौन से हैं वो? पहला है लैंग्वेज है, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन है, तीसरा है कल्चर है। इसको अगर हिंदी में बोलें तो पहला भाषा है, दूसरा है सामाजिक संपर्क है और तीसरा है संस्कृति है। और साथ में बता दूं कि वाइगोस्की ने और भी कई कॉन्सेप्ट को दिया, जैसे इन्होंने एमकेओ के सिद्धांत को दिया। तो एमकेओ का था मोर नॉलेजेबल अदर्स था, दूसरा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसको हम लोग जेडपीडी के नाम से बोलते हैं। और कभी कभी सीधा ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जेडपीडी को किसने दिया, तो अगर आपको डिटेल पता तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तो इन बताया इन्होंने स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, ये भी वाइगोस्की ने दिया। और साथ में इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। तो उन्होंने काफी कुछ किया साइकोलॉजी में। तो जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है ए, यानी एक सामाजिक गतिविधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार हैं: छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में या फिर खाली स्लेटों के रूप में। तो बताइए यहाँ पे सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे जल्दी से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में या फिर खाली स्लेटों के रूप में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने राइट आंसर इसका सोच लिया होगा, तो जो सेकंड का राइट आंसर है वो है सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूं, आप इसको ढंग से पढ़िएगा कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। मैं क्वेश्चन पे ऑप्शन पे आ जाता हूं ढंग से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि सभी बच्चे सीखने के स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर है बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी अक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तीसरा यहाँ पर है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। और चौथा विकल्प आपका यहाँ पर है कि बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी बड़ा है और आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ढंग से पढ़िएगा तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड का ए, यानी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको मैं जूम इन कर देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। निम्न में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है, पहला है परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है सरकार, चौथा है मीडिया। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। परिवार होगा, विद्यालय होगा, सरकार होगा या फिर मीडिया होगा। तो आई होप कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में हमें समय नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो फोर्थ का राइट आंसर होगा वो है ए, यानी परिवार। देखिए बालक जब छोटा होता है तो सबसे पहले तमाम चीजों को परिवार में सीखता है और जो उसके माता पिता होते हैं उसको गुरु कहा गया है। विद्यालय तो एक बाद का स्टेप है, विद्यालय तो बाद में जाता है, बाद में तमाम चीजों को सीखता है, लेकिन सबसे पहले वो ज्ञान कहाँ अर्जित करता है, अपने परिवार में अर्जित करता है। तो जो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी परिवार।
फैमिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मूल्यांकन को तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला है एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, लेना चाहिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तीसरा है केवल नंबरों से संदर्भ में करना चाहिए। चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे पहले बोला हुआ है कि सबसे पहले आप गलत विकल्प को चूज करिए, उसका चयन करिए, उसको हटाइए, क्योंकि जब आप गलत विकल्प को हटा देंगे तो आप सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, देखिए बिल्कुल गलत बात है। कभी भी साइकोलॉजी जो है वो नंबरों पे, पाठ्य पुस्तक पे, सिलेबस पे जोर कभी नहीं देता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम गलत हो जाएगा। चौथा बात करें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लिखने पढ़ने की यहाँ कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे। और बात करें कि पहले ऑप्शन की, तो एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मतलब अगर देखें तो ये क्या है, एक अलग गतिविधि क्या है। देखिए मूल्यांकन एक शिक्षण का एक भाग होता है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं बट उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पे कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो फिफ्थ का राइट आंसर है बी, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो आपके विकल्प यहाँ इस प्रकार हैं। पहला है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। दूसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तीसरा है निर्देश एवं संचालन। चौथा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है और बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि निम्न में से कौन से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो पहला है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। दूसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तीसरा है निर्देशन एवं संचालन। चौथा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अच्छा मैंने ऐसा एक बात और बोली थी कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन में नहीं वाले वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बता दूं मैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए याद करने पे, क्राइम करने पे, रट्टा देने पे कभी बात नहीं होती है, ना कभी बात करनी चाहिए। बच्चे को आप जितना हो सके उसके ज्ञान को उसके बाहरी नॉलेज से जोड़िए, वो समझ में ठीक आता है, वो बात सही है। लेकिन बच्चे को रट्टा दिलवाएंगे तो क्या रटने का क्या है। रटने में आप केवल पास हो सकते हैं, कुछ समय बाद आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वो बेकार है क्योंकि आप उसमें चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। तो स्मरण करना, रट्टा लगाना, क्राइम करना, याद करना, ये बात एकदम गलत है। तो ये एक अधिगम का भाग नहीं होना चाहिए। तो आपको जो राइट आंसर है वो है सिक्स्थ का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो आपके विकल्प यहाँ पर है समावेशी शिक्षा। दूसरा है मुख्य धारा शिक्षा। तीसरा है विशेष शिक्षा। चौथा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स काफी आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम टेट या सीटेट में किसी में आया हुआ था। तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो 7 का राइट आंसर है वो है ए, यानी समावेशी शिक्षा। अच्छा बता दो कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। सबसे पहले देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो समर्थ बालक तथा असमर्थ बालक दोनों एक प्रकार के बालक जो होते हैं वो एक ही साथ एक ही प्रकार के वातावरण में शिक्षा लेते हैं और ऐसी शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो समर्थ बालक होते हैं या फिर जो असमर्थ बालक होते हैं एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में बैठ के एक ही जगह बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं और इसमें बालकों में सहयोग बढ़ता है। मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, बालकों में सहयोग बढ़ता है, वह वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं तथा एक दूसरे की आवश्यकताओं को जान सकते हैं। तो इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चे साथ में रहेंगे तो उनके बीच में ये ना घनिष्ठता आएगी, है ना, वो एक दूसरे को अच्छे समझेंगे, जानेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बच्चा असमर्थ बालक है, एक बच्चा समर्थ बालक है, तो उनके बीच में क्या होगा, अलग अलग पढ़ेंगे तो उनके बीच में इन्फीरियरिटी आ जाएगी, मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं अलग पना आ जाएगा। लेकिन जब साथ में रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे समझेंगे और पारस्परिक दोनों के बीच में अंतःक्रिया भी होगी, तो जिससे एक दूसरे को अच्छे से जान भी सकेंगे। और एक बात बता दूं आपको कि जो समावेशी शिक्षा थी इसका जो सबसे पहले किसने दिया था इस कॉन्सेप्ट को, इसको दिया था कोठारी आयोग ने। आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि समावेशी शिक्षा को किसने दिया था तो इसको दिया था कोठारी आयोग ने। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार मतलब आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो निम्न संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम
दो जनों किसकी वकालत करता है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला है एकीकृत शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा पृथक्करण, चौथा है मुख्य धारा शिक्षण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ था और ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका भी जो राइट आंसर वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। और मैंने जैसे बताया था ना कि इसमें क्या होता है कि इसमें समर्थ और असमर्थ बालक दोनों साथ में रहते हैं और इसमें एक दूसरे को जानते हैं और इनको एक साथ एक समान वातावरण दिया जाता है ताकि दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। और समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो कोठारी आयोग ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो 8th का राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। तो पहला है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है अभिरुचि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि होगा, व्यक्तित्व होगा, अभिक्षमता होगा या फिर अभिरुचि होगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अब तक आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, अब तक आपने इसका आंसर बताया भी या मन में सोच लिया होगा कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो 9th का राइट आंसर है वो है बी यानी व्यक्तित्व की। ये बताता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपके व्यक्तित्व के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है थॉर्नडाइक, पहला विकल्प यहाँ पर है। दूसरा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, तीसरा है हेगार्ती, चौथा है स्किनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होगा, हेगार्ती होगा या फिर स्किनर होगा? और बताइए। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 10th का राइट आंसर है वो है 10th का बी यानी होगा इसका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक होगा। और इसमें आपके कोफका है, कोहलर हैं, सारे इसमें आते हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में। तो 10th का राइट आंसर जो है 10th का बी यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला है अनुच्छेद 26, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 45, चौथा है अनुच्छेद 21 का ए यानी 21 का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए। ये नहीं कह सकते हमें नहीं आता, इसको आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर है वो है डी। 11 का राइट आंसर जो है वो है डी यानी है अनुच्छेद 21 का यानी 21 ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट स्पीच के बारे में, तो उसकी जो रूपांतरण है वो है मौखिक संवाद। तो बताइए कि उसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो पहला विकल्प यहाँ पर वो है अहम केंद्रिता, दूसरा है व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा है भ्रांत वार्ता, चौथा है समस्यात्मक वार्ता। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है? आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करना है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो अहम केंद्रिता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या समस्यात्मक वार्ता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 12th का बी यानी व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको बता दूं कि इसमें जो बच्चा होता है वो ना खुद से बातें करता है। अब खुद से बातें करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मतलब वो बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। वो खुद से बात करता है, खुद से क्वेश्चन पूछेगा और खुद से आंसर देगा और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। अ चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ टू गाइड हिज ओन थॉट्स। अपने विचारों को कंट्रोल करता है खुद से बात करते हुए। कई बार अक्सर आपने भी किया होगा कि खुद ही बात करते रहते हैं, खुद समझते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि आप कुछ फालतू बात कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है 12th का बी। तो 12th का बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो आपके जो ऑप्शन यहाँ पर वो है विकसित जेंडर पहचान, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा है जेंडर सिद्धांत, चौथा है जेंडर प्रासंगिकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका बताइए विकल्प क्या होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो बता दो कि जो 13 का राइट आंसर होगा वो है बी यानी जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। पहला व्यवहारात्मक, दूसरा दैहिक, तीसरा संज्ञानात्मक, चौथा है संवेदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
और ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है और अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 14th का बी यानी दैहिक। तो दैहिक इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि अधोलिखित में जो नीचे लिखा हुआ है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो पहला विकल्प यहां पर है निरस्ता संबंधी दोष, दूसरा है पठन दोष, तीसरा है गणना दोष, चौथा है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स जो 15 का राइट आंसर है वो है सी यानी गणना दोष। और फ्रेंड्स जो गणित में प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। अच्छा फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि पठन दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? पठन दोष को हम लोग क्या बोलते हैं ये कमेंट करिए आप लोग। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी यानी गणना दोष यानी, और गणना दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं, जिसमें बच्चे को गणित को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो 15 का राइट आंसर जो है वो सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, दूसरा ऑप्शन यहां पर है सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, तीसरा है केवल सामान्य छात्र, चौथा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है और जो 16 का राइट आंसर होगा वो है बी। कौन सा है? सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो 16 का बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेट में क्वेश्चन आया हुआ था और बट ये थोड़ा दूसरे तरीके से था, उसको मैं समझाऊंगा कैसे क्या था ये। तो क्वेश्चन यहां पर है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो साइकिल होती है उसका प्रथम पद है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। तो पहला ऑप्शन यहां पर है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है प्रस्तावना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा बताइए इसका? प्रतिपुष्टि होगा, शिक्षण होगा, योजना बनाना होगा या फिर प्रस्तावना होगा? फ्रेंड्स प्रतिपुष्टि मीन्स यहाँ पे फीडबैक होता है। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका जो राइट आंसर है 17 का राइट आंसर जो है वो है योजना बनाना। अच्छा फ्रेंड्स इसी से क्वेश्चन आया था आपके टेट में कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका टाइम कितना होता है? तो बता दूं उसका जो टाइम फ्रेंड्स होता है वो 36 मिनट का होता है यानी 36 मिनट का होता है। और जो उसका पहला स्टेप होता है वो होता है पाठ योजना। इसका दूसरा स्टेप जो होता है शिक्षण होता है वो 6 मिनट का होता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि, वो भी 6 मिनट का होता है। फिर उसके बाद में पुनः पाठ योजना जो 12 मिनट का होता है। उसके बाद में इसका जो स्टेप है वो है पुनः शिक्षण, वो 6 मिनट का होता है। और लास्ट स्टेप इसका है पुनः प्रतिपुष्टि, वो 6 मिनट का होता है। और जब सारे मिनट को आप जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 मिनट आएगा। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए पहला स्टेप जो होता है सूक्ष्म शिक्षण का यानी माइक्रो टीचिंग का वो होता है पाठ योजना। उसके बाद में शिक्षण करते हैं वो आपका 6 मिनट का होता है। उसके बाद में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होता है वो भी आपका 6 मिनट का होता है। उसके बाद में जो पुनः पाठ योजना होती है वो आपका होता है 12 मिनट का। उसके बाद में आप पुनः शिक्षण फिर करते हैं वो आपका 6 मिनट का होता है। और उसके बाद में फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी फिर से एक बार उसका री फीडबैक होता है तो वो आपका 6 मिनट का होता है। तो कुल मिला आपका जो यहाँ पे समय हुआ वो आपका हुआ 36 मिनट का। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि माइक्रो टीचिंग का जो पहला पद होता है वो क्या है तो आपका वो है पाठ योजना मतलब योजना बनाना। अगर बात करें यहाँ पे कितने मिनट का होता है तो वो आपका है 36 मिनट का। तो पहला आपका हो जाएगा योजना बनाना। चलते हैं 17 का जो राइट आंसर है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक मतलब इसको हम लोग प्राक बोलिए पूर्व बोलिए दोनों एक ही बात है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो आपका विकल्प जो है वो है 4 से 8 साल, दूसरा है जन्म से 2 साल, तीसरा है 2 से 7 साल और चौथा है 5 से 8 साल। मतलब अगर आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपने जीन पियाजे के बारे में नहीं पढ़ा तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक आध दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और स्पेशली यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब इसके कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बट एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है यहाँ पे 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं यहाँ पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि 4 से 8 साल होगा,
जन्म से 2 साल का होगा, 2 से 7 साल का होगा या फिर 5 से 8 साल का होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है 2 से 7 साल। इसका है 2 से 7 साल। चलिए कुछ बता दूं इसके बारे में। देखिए जैसा जानते हैं कि जो जीन पियाजे महोदय थे, इन्होंने क्या बोला है, जो बच्चे होते हैं वो ना नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नहीं वो साइंटिस्ट होते हैं, वो अन्वेषक के रूप में इनको बताया। और इन्होंने क्या कहा कि विकास जो होता है वो नकल आधारित ना होकर खोज आधारित होता है, और विकास जो है वो मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं दी, तो वो 4 अवस्थाएं हैं। किस प्रकार हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी एज है वो 0 से लेके 2 साल के बीच की है। दूसरा है प्राक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेके 7 वर्ष के बीच में है। और हम तीसरी बात करें तो ये है मूर्त यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से लेके 11 वर्ष के बीच में है। और अगर लास्ट बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ये 11 से लेके 18 वर्ष के बीच में होती है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है 18th का सी, यानी 2 से 7 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब आपका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। सीटेट में आपको इससे एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और ये संस्कृत में भी आ सकता है, ये हिंदी में भी आ सकता है, ये आपका इंग्लिश में भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं। तो विकल्प आपके यहाँ पर इस प्रकार है। पहला है पावलाव, दूसरा है बिने, तीसरा है चॉम्स्की, चौथा है मैस्लो। बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि अब तक आप लोगों ने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स जो 19 का राइट आंसर जो है वो है सी, यानी चॉम्स्की। तो चॉम्स्की इज द राइट आंसर। चॉम्स्की ने भाषा विकास पे वर्क किया हुआ है। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहां पर है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो आपके विकल्प यहां पर हैं संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अधिगम के प्रयास में भूल, तीसरा है संकेत अधिगम, चौथा है स्थान अधिगम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पे संज्ञानात्मक अधिगम होगा, अधिगम के प्रयास में भूल होगा, संकेत अधिगम होगा, या फिर आपका स्थान अधिगम होगा। और आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर ढूंढ भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है 20th का बी, यानी 20 का जो बी है वो इसका राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन थे सीडीपी के लेके, और आई होप कि वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।